तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ तीसरी बार मौजूद हैं एस्ट्रो हेमंत जी। आप इन्हें पहले भी हमारे शो पर देख चुके हो। ये एक लाल किताब एक्सपर्ट हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं और क्योंकि आपको इनके पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इनकी कई बातें आपको बहुत रिलेटेबल रखती हैं और इनके दी रेमेडीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर जाती है, इसलिए हम इन्हें बुलाते रहते हैं बार बार। तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका अगेन बुलाने के लिए। सर बढ़िया लगता है आपसे मिलके, और आप जो जनता को हेल्प करके टिप्स जो देते हो आप, वो सबसे बढ़िया होती है। बिल्कुल। तो सर आज क्या लाए हो आप हमारे लिए? आज किन मुद्दों पे आप हमारी जनता की मदद करोगे? क्या टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, जितने मर्जी निकाल लिए जाए कम है, क्योंकि लाल किताब एक अथाह है और इतनी बड़ी अथाह है कि जितना निकालते जाएंगे उतना निकलता जाएगा। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि आपके कमेंट्स किस तरह के आते हैं, किस तरह के लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरी तरफ से तो मैं पूरा ओपन हूँ, आप जो मर्जी पूछ। सर एक चीज़ जो हमें बहुत ही हार्ड टू बिलीव लगती है, मानना मुश्किल हो जाता है कि भाई किसी गरीब से गरीब को एस्ट्रोलॉजी जो है वो अमीर बना देगी, लाल किताब जो है अमीर बना देगी। मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है फिर इंसान के कर्म क्या हुए, है ना? कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, नहीं मतलब मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि कर्म नहीं करो और अमीर बन जाओगे, पर होता क्या है कि हमें कर्म करना कौन सा है। एग्जाम्पल, आप यूट्यूबर हैं, आप जो है माइक कैमरा के सामने हैं, तो आप माइक कैमरा के सामने इतने फेमस क्यों हैं? बहुत सारे लोग और भी हैं, वो फेमस क्यों नहीं है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं राहु किस्मत का ग्रह है और आप अपने किस्मत के ग्रह के साथ खेल रहे हैं। जब आप अपनी किस्मत के ग्रह को जान जाते हैं तो आप दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं। पर सर डेस्टिनी भी तो कुछ होती है कि अगर इस इंसान का लिखा है गरीब ही रहेगा, तो फिर एस्ट्रोलॉजी से ऐसा नहीं है। लाल किताब में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर इंसान के लिए दरवाज़ा खुला है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। डिपेंड ये है कि आपको आपका दरवाज़ा ढूंढना आना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आपको आपका दरवाज़ा ढूंढना आ गया तो आप, कोई माई का लाल आपको रोक के दिखा दे, आप अमीर ना हो जाए, मैं टांगों के नीचे से निकलने के तैयार हूँ। मैं आम जनता के सामने ये चैलेंज कर सकता हूँ। शर्त वही है कि वो दरवाज़ा ढूंढना है, यही एक सबसे बड़ी गुत्थी है। लेकिन गरीब लोग इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते भी नहीं ना, कि भाई किसी के पास जाएं पैसे दें, वो ही नहीं होते उनके पास। गरीब लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक में घुस जाते हैं। गरीब लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा जादू टोना हो जाता है। क्यों? आप BMW गाड़ी भी देखते हैं, आप एक ऑटो भी देखते हैं। ऑटो के पीछे तो लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, BMW के पीछे क्यों नहीं लिखा? नज़र किसको लग रही है, ऑटो वाले को या BMW वाले को? BMW वाले को ही लगेगी। पर उसके पीछे क्यों नहीं लिखा? ऑटो के पीछे ही क्यों लिखा है? सर ऑटो वाले के लिए उसका ऑटो BMW है, उसको वो बहुत प्यारा है, उसको वो बहुत तो वो प्यारा लिख रहा है कि चलो मेरी इस अमानत को नज़र ना लग जाए। सुनो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं अब टॉपिक से भटक रहे हैं हम बात कर रहे हैं किस्मत की ग्रह की। हमारी कुंडली का किस्मत का ग्रह हमें ढूंढना आना चाहिए। आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी पूरी जनता को मैं किस्मत का ग्रह ढूंढना सिखा दूंगा। ठीक है सर, कैसा रहेगा? ये सीखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने सिखा दिया। मज़ा आ जाएगा। आज मज़ा आने वाला है, और इतना मज़ा आने वाला है कि हर कोई, जितने भी लोग आपकी जनता ये पॉडकास्ट देख रही है, उन सबको कहूँगा कि अपनी अपनी कुंडली खोल के बैठ जाए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। कुंडली कैसे खोलते हैं सर? सिंपल, आज के टाइम से एस्ट्रोसेज करके एक ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करें, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, बर्थ टाइम डालें और बर्थ प्लेस डाल दें। कुंडली बन के आपके सामने आ जाएगी। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा हाउसेस कौन से हैं, तो सिंपल सा तरीका है, जो सेंटर ऑफ द वन, मतलब वो फर्स्ट हाउस है, उसको लेफ्ट साइड से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गिनते चलेंगे तो 12 हाउसेस आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाउसेज आ गए।
और 12 हाउसेस के अंदर सबको ये तो पता है ना कि मेरा, अब हाउसेस पता लग गए तो ये तो पता लग जाएगा नहीं कि मेरा पहला घर कौन सा है, दूसरा घर कौन सा है, बड़े आसानी से पता लगेगा। अब 12 के 12 घरों में कोई ना कोई ग्रह भी बैठे हैं। ग्रह वहाँ पर हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। अब मैं एक एक करके बताता जाऊंगा कि ग्रह ढूंढा कैसे जाता है। जब आप कुंडली के अंदर 12 हाउस में 12 नंबर डाल लोगे, 12 नंबर में आपको पता है आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो सबसे पहले देखो, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूर्य हो, फोर्थ हाउस में जुपिटर हो, सेवंथ हाउस में शनि हो या 10th हाउस में मंगल हो। ये पहला स्टेप है। 4 स्टेप में हम कुंडली का किस्मत का ग्रह निकालते हैं। इन चारों में से अगर आपको पहले कोई ग्रह मिल गया, नज़र आ रहा है कि पहले घर में सूर्य बैठा है, होना पहले घर में ही होना चाहिए, या 4th हाउस में जुपिटर बैठा है, वो 4th हाउस में ही होना चाहिए, या 7th हाउस में शनि बैठा है तो 7th हाउस में ही होना चाहिए, या 10th हाउस में मंगल बैठा है तो वो 10th हाउस में ही होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक भी ग्रह मिल जाए, सभी देख ले, समझ लो कि वो आपका किस्मत का ग्रह है। अच्छा, और अगर चारों के चारों हो गए? चारों के चारों होंगे तो उसका एक और चीज़ साथ में बताऊंगा। चारों के चारों पहली बात तो किसी के आएंगे नहीं, 1 या 2 आ सकते हैं, उसमें से भी किस्मत का ग्रह निकालना। अच्छा, और अगर चारों ही नहीं है, कोई चारों ही नहीं है उसमें, तो वहाँ पर आपका पहला स्टेप आउट, उसमें आपका किस्मत का ग्रह नहीं है। ठीक है। फिर हम स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। ओके, ठीक है। 2 में दूसरे घर में चंद्रमा हो, तीसरे घर में राहु हो, छठे घर में बुध या राहु हो, ठीक है जी, और 9वें घर में केतु हो, 12वें घर में गुरु हो। ये भी आपकी किस्मत का ग्रह हो सकता है। ये भी कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो, इसमें से कोई भी ग्रह हो, ये आपकी किस्मत का ग्रह हो सकता है। ठीक है, राइट सर। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी का 4th हाउस में, फर्स्ट वाले कंडीशन में 4th हाउस में गुरु है जी, और सेकंड वाले में 12th वाले में भी गुरु आ रहा है, कैसे आ 12th हाउस में नहीं आ सकता? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे डाउट है। 9 ग्रह हैं। अच्छा, 9 की प्लेसमेंट है, मतलब कि आपका एक ग्रह एक ही जगह पे आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और तीसरी, इसमें भी किसी को नहीं मिला। हम ये लेके चलते हैं कि इसमें भी किसी को अपना किस्मत का ग्रह नहीं मिला, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से हम अपनी कुंडली में राशियां देखते हैं, राशि के स्वामी देखते हैं, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि का स्वामी मंगल है, ठीक है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और कन्या राशि का स्वामी बुध है, तुला राशि का शुक्र है, और वृश्चिक राशि का मंगल है, धनु राशि का फिर से जो गुरु है, मकर राशि का शनि है, कुंभ राशि का भी शनि है, और मीन राशि का जुपिटर है। पर हम यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, हम इसी सीक्वेंस में लेंगे। पहले हाउस में मंगल, दूसरे में शुक्र, तीसरे में बुध, चौथे में चंद्र, 5वें में सूर्य, छठे में बुध, 7वें में शुक्र, 8वें में मंगल, 9वें में गुरु, 10वें और 11वें में शनि, और 12वें में गुरु। इनमें से कोई किसी को मिल जाए उस हाउस में तीसरे स्टेप में, तो वो उसकी किस्मत का ग्रह है। ओके, तो सबकी किस्मत का ग्रह है। अब बंदा कहता है यार ये भी सब उल्टे सीधे बैठे हैं, अब क्या देखो? तो चौथा स्टेप, सबसे पहले हम देखेंगे हम अपनी कुंडली का 9वां घर। 9वां घर हमारी किस्मत का ग्रह है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार 9वां भी खाली है। फिर देखेंगे हम अपना तीसरा घर। तीसरा घर भी कहते हैं कि यार खाली है, वहाँ भी नहीं मिल रहा। फिर देखेंगे 5वां घर, फिर देखेंगे 11वां घर, यहाँ भी नहीं मिल रहा। तो लास्ट में जो 8वें घर में ग्रह होगा वो हमारी कुंडली में किस्मत का ग्रह होगा। अच्छा, और अब भी कोई ये नहीं कह सकता, मतलब 4 के 4 स्टेप में किसी ना किसी को अपनी कुंडली में किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। इनमें भी नहीं मिला किसी को? मिलेगा ही मिलेगा। अब तो सब अब तो बता पूरा दिया। सब बता दिया, मतलब कि उसने वहाँ पर किस्मत का ग्रह मिल जाएगा। अब आप कहोगे यार किस्मत के ग्रह मेरे को तो 2 मिल गए, मेरे कोई कहेगा मेरे को 3 मिल गए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, जैसे वैदिक के अंदर एक होरा होता है, वो होरा डेली चेंज होता है, पर लाल किताब में फिक्स्ड है। जैसे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होरा जुपिटर का हो रहा है, फिर सूर्य का हो रहा है, फिर मंगल का हो रहा है, फिर चंद्रमा का हो रहा है, ऐसे ऐसे नीचे नीचे डाउन आते सभी का हो रहा है। जो ग्रह लिस्ट में सबसे पहले मिल जाए वही आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं तो हो रहा। इसके ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर किस्मत के ग्रह के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। जो इंसान इसको देख लेगा वो अपनी किस्मत का ग्रह निकाल लेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कुंडली देखे और उस कुंडली के अंदर अपने किस्मत के ग्रह को ढूंढे और उस किस्मत के ग्रह को संजो के रखे। कैसे सर, क्या करना, कैसे संजो के रखे? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी की कुंडली में जुपिटर किस्मत का ग्रह है, तो ऐसे इंसान को अपने पिता को वैल्यू देनी चाहिए। ऐसे इंसान को रोजाना कोई ना कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए, हो सके तो धार्मिक पुस्तक पढ़े। किसी का राहु किस्मत का ग्रह है तो ऐसा इंसान प्लानिंग से काम करे, अपने माँ के चरणों की सेवा करे। किसी का चंद्रमा किस्मत का ग्रह है तो वो अपनी माँ की सेवा करे, वो किसी के साथ गलत ना बोले और मन को चंचल ना होने दे। क्योंकि चंद्रमा चंचल है, इमोशंस भी इंसान के अंदर पैदा करता है, तो वो इमोशंस को कंट्रोल में रखे। ठीक है। किसी का बुध तो वो अपनी बहन, बुआ, मासी, साली और बेटी के साथ बना कर रखे, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखे, उनसे रिलेशन ख़राब ना करे। और बुध का काम क्या है? वाणी का काम। जिसका बुध अच्छा होगा ना उसकी वाणी बड़ी स्मूथ होएगी, और जिसका बुध खराब होएगा उसकी वाणी के अंदर तुतलाहट होएगी। जो तुतलाहट आती है वो भी बुध खराब का रीज़न है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से सारे ग्रहों के, किस्मत के ग्रह के जब हम संजो के रखने लग जाते हैं तो वो इंसान, गरीब से गरीब इंसान भी अमीर होने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर लाल किताब में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी भाषा में समझा दिया कि ये चीज़ ऐसे करके देख लो, ना मिले फिर बताना। तो बाकी जितनी और भी ग्रह हैं सबका लिखा हुआ है उसमें कि अगर किसी सबका कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करे, क्या ना करे, क्या करे। क्योंकि मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। सही बात। तो आप बार बार मेरे से एक बात करते हैं कि भाई आप जब भी आते हैं ऐसा बोलते हैं, पर वो प्रैक्टिकल करके दिखाएं, है ना। तो वो प्रैक्टिकल भी किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको आज पहला प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ऐसे हम देख करके किस्मत का ग्रह हम ढूंढते हैं और उसकी किस्मत का उसको हल देते हैं, तो इंसान को पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो उसके रास्ते खुलने शुरू होते हैं। सर चलो ये तो वो हो गया कि डेट ऑफ बर्थ से अपना चार्ट देख के आप किस्मत का ग्रह ढूंढ सकते हो जी। अब हमारी ऑडियंस में मेजर लोग कहेंगे कि भाई हमारे तो जब पैदा हुए तो बर्थडे ही नहीं पता होते थे, ना कुछ याद नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं, तो लाल किताब में उसके लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल है। तो वो कैसे पहचाने? हाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा अच्छा आपने टॉपिक किया कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, ठीक है, तो हाथ तो सबके पास होते हैं, तो आप कहेंगे फिर तो हस्तरेखा वाले के पास जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लाल किताब जो है एक सामुद्रिक विद्या भी है। कैसे कि आपका ये जो हाथ है इसके अंदर चिन्ह होते हैं। ठीक है, ठीक है, चिन्ह होते हैं। वो कैसे हैं मैं थोड़े से दिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास से मेरे को पेन मिल जाए तो मैं कुछ चिन्ह आपको दिखाऊं। सभी लोग अपने हाथ में देख सकते हैं, है ना। राइट में देखना, राइट में, लेफ्ट में, किसी में भी, दोनों में देख सकते हैं। ये मैंने निशान बनाया, नज़र आ रहा आपको? हाँ, लाइन छोटा सा इस एरिया में देखना। एरिया पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, इस एरिया में इस तरह का निशान मिलेगा आपको। अच्छा, इस एरिया में इस तरह का निशान, क्रिस क्रॉस निशान। हाँ जी, ये जो निशान है ये राहु का निशान है। अच्छा,
ये राहु का देखना निशान है है। क्या, या इसमें देख लो, राइट है ये। ये देखो यहाँ पे ध्यान से दिखा, ये राहु का निशान है। दिखाना एरिया कौन सा था। यही एरिया है। जो ट्रायंगल बनाया हुआ है आपने, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनाया है, मैंने एरिया दिखाया। बहुत सारे लोगों के यही होता है, बहुत सारे लोगों के बदल भी सकता है। इसका मतलब ये है कि राहु ये अपने खुद के घर में बैठा है, कहीं पर तीसरे हाउस में, छठे हाउस में, या ये 12वें हाउस में बैठा है। इनकी कुंडली चेक कर लेना, इनका राहु तीसरे, छठे या 12वें हाउस में होगा। तीसरे और छठे का राहु जो इंसान का होता है बहुत प्रबल या राहु होता है, और मैंने इसी वजह से कहा कि राहु इनकी किस्मत का ग्रह मुझे नज़र आता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया में अपर गए हो तो राहु आपका प्रबल है, इसलिए आप यहाँ हो। आप अपनी कुंडली में चेक करके देख लेना, ठीक है। इसी तरह से ये ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल का निशान हाथ में हो तो ये मंगल का निशान है, और ये मंगल का एरिया होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल का निशान या इस तरह का वी का निशान, ये भी मंगल का होता है, ठीक है। इसी तरह से इस तरह का निशान ढूंढने पड़ते हैं, बड़ा बारीक काम है। आपने जो बोला कि भाई आप ये बताओ कि भाई जिसकी कुंडली नहीं होगी तो उसकी कुंडली कैसे बनाओगे, मैं उस इंसान की एग्जैक्ट कुंडली बना दूंगा। और एग्जाम्पल के तौर पे उस क्लाइंट की अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ होगी और मैं उसके हाथ से उसकी कुंडली बना के दे दूंगा, मैच हो जाएगी, तब तो मानोगे। बिल्कुल मानेंगे सर। ठीक है सर, मतलब इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, कोई एक ग्रह मल्टीपल हाउस में आ रहा होगा उस बनेगा, वो भी एक ही जगह पे दोनों निशान दिखेंगे। अच्छा, वो बहुत, इसके लिए क्या है, तेल हाथ में लगा करके उसकी प्रॉपर फोटो देख करके और आतिशी शीशे से उसको देखना पड़ता है। टाइम लगता है, मेहनत का काम है, पर काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है लाल किताब में उसका रास्ता नहीं है। तो ये आपको बता देगा आपका ग्रह कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठ करके आपको किस तरह का रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे ये मैंने आपको बताया ये केतु का निशान है, इसी तरह सारे ग्रहों के निशान होते हैं और वो आपके हाथ में दिखेंगे। हस्तरेखा वाले कैसे देखेंगे, आपकी ये 2 लाइन जा रही है तो आपके 2 मैरिज के रोग हैं, ये आपकी हार्ट रेखा है, हृदय रेखा है, ये आपकी लक लाइन है। हम वो नहीं देखते, हम सिर्फ 9 तरह के चिन्ह देखेंगे और चिन्ह से उसकी कुंडली बना देंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क है हस्तरेखा में और लाल किताब कुंडली बनाने में। हस्तरेखा में लाल किताब कैसे काम करता है। सर अगर कोई आपके पास आता है और फिर वो ये कहता है कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आप मेरे हाथ को देखकर चिन्ह के अकॉर्डिंगली बना दो, बिल्कुल बना फिर वो अपनी एग्जैक्ट भी आपको बता देता है आगे से कि मैं तो मैच आएगा। यही तो खासियत है। आपको ये पढ़ना ही तो आना चाहिए। जब आपको ये पढ़ना आता है तो अलग हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कुंडली जो बनी होगी जिस टाइम डेट पे और हाथ पे चिन्ह वही होंगे तो सेम हो गया। 1-2 डेट आगे पीछे भी नहीं होगी, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट आएगा। और अगर कोई आपके पास आता है क्लाइंट, जैसे आपके बारे में हमने ये भी सुना उसमें है, डेट नहीं निकलती है। अच्छा, उसमें डेट नहीं निकलती है, उसमें कुंडली बन जाती है। वो डेट ऑफ बर्थ अगर दे देता है चेक करने के लिए मुझे, तो वो सेम बन के सेम कुंडली आएगी। कोई अगर क्लाइंट जैसे आपके पास वैसे आता है तो आपके बारे में हमने ये सुना है कि आप उसके बताने से पहले ही वो समस्या बाद में बताता है, आप पहले ही बता देते हो जी। तो ये कैसे आप बता देते हो? बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे तो दीपक जी, इसमें वैसे तो ये कहते हैं ना एक एस्ट्रोलॉजी का राज होता है, पर आज मैं फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाल किताब में एक चीज़ है जिसे बोलते हैं 36 साला चक्र। वो भी आप उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा सर, ये करने में मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग करते हैं, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है। कुंडली का हम इसको ले लेते हैं। ये हमारे हाथ में कितने पोर हैं? 12। ठीक है। इस पोर को मैंने नंबर दिया 1, इस पोर को दिया 2, इस पोर को दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 आपको दिख रहे हैं। मैंने किस तरह से नंबर दिए? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस वाली पे नहीं होना चाहिए था सर 3, 4 ऐसा? हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर ये कैलकुलेशन का तरीका दिखा रहा हूँ। हर इंसान अपनी कुंडली में ये चीज़ देख सकता है। मतलब उसके पास कुंडली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आया किस लिए, मैं यहाँ से बताता हूँ। अच्छा, आज वो राज आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से मैं उसको बता पाता हूँ कि वो मेरे पास क्यों आया, किस लिए आया और उसका रीज़न क्या है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नंबर दिए। ये नंबर क्या दिए, जिस तरह से अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे मालिक ग्रह। ठीक है, पहले घर का मालिक है मंगल, दूसरे का दूसरे का शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चंद्रमा, पांचवें का सूर्य। दीपक जी को याद भी हो गया, साथ साथ बोल रहे था, मतलब हाँ मैं रिकॉल कर रहा था एकदम से। ठीक है, छठे का बुध, सातवें का शुक्र, आठवें का मंगल, नौवें का गुरु, 10वें का शनि, 11वें का शनि और 12वें का गुरु। ठीक है, अब कुदरत ने हर ग्रह को 3 साल दिए हैं, जो उसके धोखे के ग्रह होते हैं। धोखे के ग्रह, मतलब उस उम्र में उस ग्रह की वजह से उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, फिक्स है। ठीक है, पहले 3 साल कोई भी बच्चा जन्मेगा, मंगल की प्रॉब्लम। मंगल क्या है हमारा, लीवर और पेट। 1 से 3 साल का बच्चा यही प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अच्छा, ये फिक्स है। 4, 5, 6 स्किन की प्रॉब्लम लेके आएगा। 7, 8, 9 पढ़ाई नहीं कर रहा जी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, क्योंकि तीसरा बुध है। ठीक है, चौथा चंद्रमा, तब भी पढ़ाई चल रही होगी। चंद्रमा भी पढ़ाई का कारक है, चंचलता का भी कारक है। ये क्या उम्र हो गई, चौथा हम यहीं से लेंगे, चौथा अब यहाँ नहीं जाएंगे, चौथा 10 को ही गिनेंगे अब। अच्छा, ठीक है, शनि की प्रॉब्लम, इसको इस चीज़ से डर लग रहा है, इस चीज़ का फोबिया हो गया, नज़र तो नहीं लगी, ये तो नहीं हो गया। वो कौन सी उम्र है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में जुपिटर, पिता को चिंता होने लग जाती है अपने बच्चों की, बिगड़ तो नहीं रहा, पढ़ाई सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, या पिता से अनबन होनी शुरू हो गई। ठीक है, फिर चंद्रमा, अब पिता परेशान है तो इस उम्र में आके देखना जी गर्लफ्रेंड के पास चला गया, देखना जी ये हो गया, मम्मी परेशान। ठीक है, उसके बाद फिर शुक्र, गर्लफ्रेंड, कौन सी उम्र हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कौन सी उम्र है, गर्लफ्रेंड बनाने की, वही आ गया नंबर। ठीक है, उसके बाद शादी की, काम की सर काम की तो वैसे पहले ही आ जानी चाहिए थी, 20 के बाद। मैं वही कह रहा हूँ, आ जाती है, पर जो एक्चुअलिटी में चलता आ रहा है। ओके, वैसे तो बहुत सारे बच्चे जिनका जुपिटर अच्छा होता है 16-17 साल की उम्र में कमाने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारे ग्रहों का हमने मालिक ग्रह लिया, उस टाइम पे वो उस प्रॉब्लम को लेकर के आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो, पहला चक्कर 36 में खत्म हो गया। सर वैसे हम यहाँ तक पहुंचे थे काम से, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे यहाँ पे शादी आ गई ना। अच्छा, 7 नंबर पे शादी, 8 नंबर पे काम, फिर वही राहु, नज़र लगना, काम नहीं चल रहा, अचानक बंद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, ज़मीनी विवाद हो गए। 8 नंबर, ठीक है, और 9 नंबर मान सम्मान, हमारी तरक्की, ग्रोथ। ठीक है, फिर शनि, फिर आ गया 36 पूरे हो गए। 36 के बाद 37, 38, 39 पेट की दिक्कत, फिर वही मंगल की प्रॉब्लम, मंगल जमीन भी है, जमीन की प्रॉब्लम पे आ गए। उसके बाद 40, 41, 42, एक यहाँ पर 7 नंबर था, एक यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र को मिला है, 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र को मिला है। आप देखना ज़्यादातर डिवोर्स किस एज में होते हैं, 28, 29, 30। हिस्ट्री उठा के देख लेना, उस टाइम पे शुक्र धोखे का ग्रह है। उसके बाद दूसरा कब योग बनता है, 40, 41 और 42, इस टाइम पर ज़्यादा डिवोर्स हो रहे होते हैं। और तीसरा योग कब होता है, 56, 57, 58, उस उम्र में भी डिवोर्स हो रहे हैं। इस उम्र में भी डिवोर्स होते हैं। सर वैसे 28, 29 में तो शादी ही नहीं हो रही है आजकल। मैक्सिमम हो रही हैं सर,
मैक्सिमम डिवोर्स हो रहे हैं। लव रिलेशन इस एज में लव रिलेशन कह सकते हो आप, टूट रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्स भी हो रहे हैं। अगर आप प्रॉपर डाटा उठा के देखोगे, उसकी आरटीआई भी लगा के देखोगे, तो इस एज में डिवोर्स के केस भी आपको मिलेंगे। हाँ, तो वो वाले लोग हैं जिनकी थोड़ी पहले शादी हो जाती है। कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। तो इस तरह से पता लगता है कि इस टाइम पर ये इंसान इस ग्रह की प्रॉब्लम से आया, और जब वो इस ग्रह की प्रॉब्लम से आया तो उसका जब हम हल देते हैं, उसको कहते हैं भैया तेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसकी कुंडली भी देख ली और उसका ग्रह भी देख लिया, क्योंकि ग्रह किस तरह से, कौन सा ग्रह किस टाइम किसको जाके मार रहा है। एक ग्रह एक टाइम में 1500 से ज़्यादा वर्ड बोलता है। 1500 से ज़्यादा वर्ड जी, मतलब कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये मतलब प्रॉब्लम उसका सिग्निफिकेंस, और उसमें से एग्जैक्ट बताना, ये आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो आप एग्जैक्ट बता देते हो कि यही है 1500 में। तभी तो एक्यूरेसी आती है 95% टू 98%। उसी वजह से एक्यूरेसी आती है। जब हम किसी चीज़ की प्रॉब्लम को अपने आप पकड़ सकते हैं तो उसका हल भी प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 एक ऐसे राज बताए हैं कि जो बिल्कुल हटके थे। एक मैंने आपको बताया किस्मत का ग्रह कैसे निकालेंगे, दूसरा हम अपनी प्रॉब्लम, इस एज में कौन सा ग्रह खराब है। प्रॉब्लम तो हमें पता होती है, पर उसको ये भी पता है मेरी एज चल रही है तो मेरा ये ग्रह खराब है, तो उसका अगर उपाय या रेमेडी करेंगे तो असर काम करना शुरू कर। सर जैसे आपने किस्मत का ग्रह बताया, अगर किसी का किस्मत का ग्रह आया चंद्रमा, तो मतलब वो ग्रह उसकी कुंडली में ज़्यादा है, ज़्यादा हावी हो रहा है? नहीं, उसका वो बहुत अच्छा ग्रह है, उसको संजो के रखना है। और अगर फिर वो किसी का चंद्रमा आया, वो अपनी माँ की सेवा करता है या फिर उनके साथ अपनी माँ की सेवा करता है, घर में आए मेहमानों को पानी की जगह दूध पिलाता है, रिस्पेक्ट करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, क्रिएटिविटी, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी भी है, क्रिएटिविटी अच्छे से कर पाता है, उसको करके रखे। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि जो हमारे पास नहीं है उसको ज़्यादा एक्टिव करो? नहीं, जो ग्रह अच्छा है उसी को बल दे दो। अब कई एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि मेरा एग्जाम्पल के तौर पर शुक्र खराब है, लो जी डायमंड डाल लो, ओपल डाल लो, वो अच्छा नहीं होगा, उसको बल दे दिया खराब को, वो और ज़्यादा खराब होगा। जो आपकी कुंडली में अच्छा है, अब जिसका मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मंगल अच्छा है, वो काम ही खाने पीने का करे ना, समझ रहे हो। किसी का शनि अच्छा है तो वो जज अच्छा बन सकता है, वकील अच्छा बन सकता है, बहस अच्छी कर सकता है, वो आप समझ रहे हो। किसी का बुध अच्छा है तो वो कमीशन के काम बहुत बढ़िया कर सकता है, दिमाग बहुत अच्छा लगा सकता है। किसी का बुध राहु किस्मत का ग्रह निकल के आता है तो माइंड का चतुर होगा, हाजिर जवाब होगा, मतलब आप बात बाद में बोलोगे, आंसर वो पहले कर देगा। मल्टीपल टास्किंग भी, उसको मल्टीपल टैलेंटेड भी कह सकते हैं। जुपिटर भी इस तरह से कई बार मल्टीपल टास्किंग बनाता है। जुपिटर लगन में हो तो ऐसा इंसान जो होता है कई कलाओं का मालिक होता है। उसको जुपिटर लगन वाले को कहा गया है, कहते तू इस जहां का भी मालिक और उस जहां का भी मालिक। ऐसा इंसान कम पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखों का बाप होगा, कम पढ़ा लिखा भी होगा ना तो पढ़े लिखों का बाप होगा। उसके पास पैसा हो या ना हो, फकीर बाकमाल होगा। अच्छा, जुपिटर वाला, जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला जुपिटर जिसका अच्छा हो। और ऐसे जुपिटर वाले को हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से, आपने जो पूछा कि भैया कैसे बताते हो, तो वो मैं इस तरह से बताता हूँ। सर अच्छा, एक चीज़ बताओ कि रेमेडीज़ को लेके भी ना बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि कुछ लोग कहते हैं रेमेडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ होनी है वो होनी है, जो नहीं होनी वो नहीं होनी, यस और नो होता है, मे भी नहीं होता बीच में, और एस्ट्रोलॉजर्स को पता होता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, हाँ। आप भगवान को मानते हो? हाँ ठीक है, मैं कहूँगा मैं भी मानता हूँ। आप कहोगे मैं नहीं मानता, हाँ, तो मैं कहूँगा मैं नहीं मानता। आप कहोगे मैं मानता भी हूँ, मैं नहीं भी मानता, तो मैं भी कहूँगा कि हाँ ऐसा है। बट इसका जो सत्य है, रेमेडीज़ क्या हैं? अब जब एक डॉक्टर के पास जाया जाता है तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है, वो ट्रस्ट है, वो एक ट्रस्ट है। अगर आप बिना ट्रस्ट के डॉक्टर के पास जाते हो, वो जितनी मर्जी दवाई दे दे, क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं होगे। अब यहाँ पर क्या है, रेमेडीज़ क्या है? हम ग्रहों की चीज़ें ग्रहों को देकर उनको शांत कर रहे हैं। और डेफिनेटली रेमेडीज़ नाम की चीज़ें
वर्क करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका योग कट जाता है, मैं इस चीज़ पर, क्योंकि जो कुदरत ने लिखा वो तो होके रहना है। बट जिस तरह से बारिश में छाता काम करता है, आपको भीगने से बचाता है, उसी तरह से रेमेडी आपके लिए लाइफ में काम करती हैं। हाँ, इतना काम करती हैं कि जहाँ पर त्रिशूल लगना है वहाँ पर एक सुई लग गई, जहाँ एक त्रिशूल का वार होना है वहाँ एक छोटा सा इंजेक्शन लग गया तो क्या दिक्कत है, कितना दर्द होगा, पता भी नहीं लगेगा, योग कर जाएंगे। मैं नाम ले लूँगा, हमारी एक लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर ने किसी सेलिब्रिटी को बताया था आपकी कुंडली में 7 मर्डर के योग हैं। अच्छा, सेलिब्रिटी है, नाम नहीं लूँगा। और उसको बोला था कि आप जो है फिल्मों में जाना और आप जो है ना हीरो मत बनना, आप विलन बनना। कोई उसको गैस कर सके तो कर भी सकता है। उनकी पहली मूवी में उन्होंने 7 मर्डर किए थे। बहुत पुराने विलन है। अच्छा, बहुत पुराने विलन है। और ये लाल किताब की रेमेडी उनके काम कर गई और वो आज भी बहुत फेमस है। और सर आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, जैसे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि रेमेडीज़ तब करनी चाहिए जब तुम्हारे सारे ग्रह सही चल रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो तुम इसकी रेमेडी कर लो किसी भी ग्रह की या किसी की, तो रेमेडीज़ और तुम्हें तरक्की दे देंगी। और जबकि तुम डाउन जा रहे हो तो तब मत रेमेडीज़ करो, तब शायद काम करें या ना करें। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। रेमेडीज़ काम करती हैं। मैंने क्या बोला, आप बारिश में चल रहे हो, आपने छाता उठा लिया, वो कितना भी बचाए, भीगने से बचाएगा कि नहीं बचाएगा? भीगने से तो बचाएगा सर। वो भी तो बारिश पर डिपेंड करता ना कितनी तेज है। अब छाता टूट जाए, बारिश में गीले हो ही गए, वो फिर ऊपर वाले के हाथ में। वो तो फिर कहते हैं ना 100 मौत तो 99 मौत तो एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100वीं मौत तो जो है उसके हाथ में ही है। उस चीज़ को तो मैं डिनाई करता ही नहीं हूँ। तो सर फिर वही उसके इस पे ही इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि फिर रेमेडी ने काम करा या मेरी किस्मत ने काम करा, काम हुआ तो हुआ कैसे। इसका कोई इसका ना कोई यहाँ पर भी एक चीज़ है, यहाँ पर भी अगर आप समझो, मैं लास्ट टाइम भी आपके वे भी पॉडकास्ट पे बोल के गया था, आज भी आप ही के पॉडकास्ट पे वो लाइन बोल रहा हूँ, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। समझे? लास्ट टाइम भी इसी लाइन का मतलब मैंने बताया था, इंसान खुद अपने लेख से बंधा है, लेख विधाता कलम से हो। मतलब जैसे आप कर्म करते चलते हो वैसे आपके लेख लिखे जा रहे हैं, इसमें अकल और किस्मत का कोई भी झगड़ा नहीं है। तो लाल किताब यहाँ पे मैं फिर वही लाइन बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि लाल किताब जो है ना परहेज ज़्यादा बताती है बजाय रेमेडीज़ की, कि आप ऐसे मत करो, ये चीज़ मत करो, दिन में ये मत खाओ या शाम को वो मत खाओ। ठीक है, सिंपल सा उपाय है। किसी का बुध खराब है, लाल किताब कहती है यार तुम बेल्ट पहन के चलो, मुश्किल है, नॉर्मल इंसान पहन के चलता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो बेल्ट नहीं डालते, और उन्हीं की आदत होगी जिनका बुध खराब होगा। या फिर किसी ने देखा भी नहीं है और उसका बुध खराब चल रहा है, वो बेल्ट पहन के चल रहा था, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। बुध अस्तम में बेल्ट बोला गया है, पेटी बांध के चला, पेटी बांध के इंसान चले तो ओके। सर और क्या क्या लाल किताब की, जैसे हम लास्ट 2 पॉडकास्ट में आपने कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो लाल किताब से ये पक्का हो गई होगा, और ऑडियंस ने बहुत कमेंट करके आपको वेरीफाई भी करी चीज़ें। बिल्कुल वेरीफाई। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस बार भी कुछ हमें बताओ जिससे ऑडियंस वो चेक करे और आपको दोबारा बताए। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि सूर्य 11 में घर में हो तो इंसान नॉनवेज खाता हो तो औलाद नहीं होती। अब सूर्य 5th हाउस में हो और मंगल 10th हाउस में हो, सूर्य 5th हाउस में हो, मंगल 10th हाउस में हो, तो ऐसे इंसान के घर में औलाद हो के मरती है। अच्छा, मिसकैरेज होते हैं? मिसकैरेज भी होते हैं या होकर भी मर जाती है, मतलब बेटे पर बेटा मरे। अच्छा, अगर बेटी हो तो भी, बेटी हो अगर? बेटी बुध आती है, बेटा केतु है। अच्छा, बेटे की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई रेमेडी काम करेगी उनके यहाँ पर हम मंगल 10वें घर की रेमेडी कराएंगे। अच्छा, ठीक है। अब जैसे इसी तरह से लगा लें कि सूर्य 10वें घर में है,
सूर्य 6th हाउस में है और मंगल 10वें घर में है, पत्नी पर पत्नी मरे, जितनी मर्जी शादी कर ले, गारंटीड है। गारंटीड है। और उसकी देखना मल्टीपल मैरिज भी हुई होंगी। भाई लोग जरा अपनी कुंडली जो स्टार्टिंग में खोली थी चेक करो, इसे वेरीफाई, और जिसके लग रहा हो, जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, वो अपना उपाय जरूर ले। कमेंट करो भाई। क्या उपाय है सर उनके लिए? वो तो फिर कंसल्टेंसी पे होगा ना, कुंडली के अनुसार सारे उपाय अलग अलग वो हैं। तो फिर सर की फीस भरे और अपना देखो काम में क्या उपाय है। सही बात है भाई, फीस जरूरी है। सर ऐसे जैसे आपने ये कॉम्बिनेशन बताया, उसमें आपने बोला कि बेटे पे बेटा घर में वो पैदा हो रहा मरता जा रहा है। हमने ये भी सुना है कोई श्राप होते हैं पिछले जन्म के, पेंडिंग कर्मास होते हैं, इसलिए पुत्र नहीं वो होता है। उसकी कुंडली में योग भी तो तभी बन के आए हैं। अच्छा, अब मैं यहीं पे आप ही की यहीं पॉडकास्ट पे बता देता हूँ कि पितृ ऋण कैसे देखा जाता है। वो भी इंसान खुद देख सकता है उसकी कुंडली में है या नहीं है। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर कुंडली में 3-4 घरों में लगनी चाहिए वो चीज़। दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में। बुध, राहु, शुक्र, केतु, बुध, राहु, शुक्र, केतु, इन 4 ग्रहों में से किसी के भी हो, पहले खुद की कुंडली में देखा, और इन्हीं 4 ग्रहों में से, इन्हीं घरों में से कोई ना कोई और किसी के भी हो, पक्का मिलेगा। 4-5 लोगों में पक्का मिलेगा। अगर ये ग्रह बैठे हों तो आपकी कुंडली में पितृदोष है ही है। अच्छा, और पितृदोष का सस्ता और बढ़िया निवारण देके जा रहा हूँ, और इसकी निशानी भी बता देता हूँ। कहते हैं जब घर में पितृदोष होता है तो बालों में जल्दी से, उम्र से पहले सफ़ेदी आना, घर से निकलते ही पीपल का पेड़ नज़र आना, घर के बिल्कुल बगल में मंदिर होना, घर की छत पे पीपल का पेड़ निकल जाना, ये पितृदोष की निशानी। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा इंसान पीपल के पेड़ पर थोड़े से काले तिल डालकर लगातार 43 हफ्ते, नोट डेज, 43 वीक्स लगातार पीपल के पेड़ पर जल देना शुरू करे। संडे को दिन पीपल के पेड़ पर जल नहीं दिया जाता है तो उस दिन पीपल की छांव को वो जल देगा, पीपल के पेड़ पे नहीं देगा। सिंपल सा उपाय है। अब यही काम आप पंडित जी के पास लेके चले जाओ तो पितृदोष की बहुत बड़ी पूजा हो जाएगी। बहुत, लेकिन ये भी लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस लंबा है पर खर्चा नहीं हो रहा। सुबह का एक उठा, नहाया धोया, ये काम करते हुए अपने काम पे लग गया। कौन सा बड़ा काम है? किसी दिन मिस हो गए, मिस नहीं करना है। अगर मिस हो गया तो फिर 0 से स्टार्ट है फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कंडीशन है। हाँ, किसी वजह से मजबूरी में कोई उपाय मिस करना पड़ता है, पता है कि भैया मिस हो सकता है, तो क्या करे, थोड़े से चावल लेवे, उस पे दूध का छींटा लगाए, एक सफ़ेद कपड़े में बांध के रख दे, और जिस दिन फ्री हो जाए अपने काम से वो चावल पक्षियों को खिला करके उपाय दोबारा कर दे, शुरू कर दे। वो दिन तो आपके काउंट नहीं होंगे बट आपका उपाय ब्रेक नहीं होगा। हल सब चीज़ का है, इंसान करने वाला बने। और मैं वही बताता हूँ, डॉक्टर के पास भी जाते हो, दवाई लेते हो तो साथ में बताता है खांसी हुई है भैया खट्टा मत खाना, दही मत खाना। तो इसलिए लाल किताब में आपको साथ में बताया जाता है जब उपाय कर रहे हो तो नॉनवेज और ड्रिंक का थोड़ा परहेज कर लें। कोई भी उपाय करें सूर्य उदय के बाद करें, सूर्यास्त से पहले कर लें। जिस दिन बारिश आ रही हो उस दिन नया उपाय ना करें, शुरुआत ना करें, शुरुआत ना करें। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, शुरुआत ना करें। और एक दिन में एक ही उपाय करें। कुछ नियम है, अगर आप नियम के अनुसार उपाय करते हो और उपाय रिजल्ट नहीं देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। और साथ में अपने कर्म करो, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। सर आप उपाय करते हो कोई? बिल्कुल करता हूँ जी, और मैंने सारे उपाय किए भी हुए हैं। आप किस चीज़ के उपाय करते हो? देखो, ग्रह सबके खराब होते हैं, ग्रह परमात्मा ने सबके लिए बराबर ही ग्रह बनाए हैं। अगर मेरी किसी चीज़ का कमी चल रही है तो उस चीज़ का उपाय मैं भी करूँगा। पर सर ऐसा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स अगर खुद पे ही अपने उपाय करें तो वर्क नहीं करते। यहाँ पर भी तथ्य है, यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी का एक चीज़ बन जाएगी। क्यों नहीं करता? डॉक्टर क्या अपनी दवाइयाँ खुद नहीं लेता? लेता होगा, लेते ही हैं सर, वो तो सभी लेते हैं। तो ये भी कहते हैं ना कि कोई ये कहता आपको कि भाई हम अपना उपाय खुद नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने उपाय कर सकते हो। ऑपरेशन अपना खुद नहीं कर सकते, वो मैं मान सकता हूँ, बट उपाय
ज़रूर कर सकते हो। वाह सर, मज़ा आ गया, इस बार तो आपने पूरा पढ़ा ही दिया। सर कुछ और कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कुछ कॉम्बिनेशन बताओ ना सर, ऑडियंस को मज़ा आता है, एक दो बता दो कुछ। जी बिल्कुल बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में किसी का चंद्र थर्ड हाउस में हो, ठीक है, ठीक है, तो उसकी जो माँ है मर्दों जैसी होगी। पक्की बात है। पक्की बात, मतलब मर्दों जैसी, ये नहीं कि मर्दों जैसी आवाज होगी, ऐसा नहीं। मर्दों जैसी मतलब कि घर में मर्दों की तरह काम को संभालने वाली, ओ, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। अगर किसी का शुक्र थर्ड हाउस में है तो उसकी बीवी मर्दों जैसी होगी। और शुक्र थर्ड हाउस वाले की खासियत होती है, कहता है वैसे तो ऐसे इंसान का मन मचलता नहीं है, पर मचलता है तो ऐसे इंसान का चक्कर काम वाली से जरूर चलता है। जी, शुक्र थर्ड हाउस में। जी, और वो अपनी बीवी के हाथों पिटता ही पिटता है। अच्छा, मतलब अगर ये तो फिर वो होगा कि बीवी किसी की डोमिनेटिंग नेचर की है, अगर उसका शुक्र थर्ड हाउस में, मतलब शुक्र थर्ड हाउस में जो भी ग्रह होता है उसका जो नेचर है ना, मतलब नारी ग्रह का, नारी ग्रह होते हैं वो जो है मर्दों जैसे नेचर का हो जाता है। सर ये तो एक निराली बात बताइए आप। निराली बात है, उसको आप चेक कर वैसी लो। बीवी मिलेगी बाय चांस। बाई चांस मिलेगी। और दूसरी चीज कमाल की बात ये, पिटता जरूर है अगर चक्कर बाहर चला ले तो। सर वो तो कोई भी चला ले, पीटेगा ही पीटेगा, पता लग गया तो। कई लोग पिटते नहीं ना। पता लग गया क्या मतलब, वो 2000 किलोमीटर जाके चक्कर चला ले अच्छा, तब भी पकड़ा जाएगा। और पिटेगा जरूर। जी, ठीक है। सूर्य कोई भी ग्रह 10वें घर में हो, कोई भी ग्रह 10वें घर में हो, उस ग्रह का कोई ना कोई रिश्तेदार सरकारी नौकरी जरूर करता होगा। एग्जाम्पल, सूर्य 10वें घर में हो तो पिता या खुद सरकारी जॉब में हो सकता है। सूर्य 9वें घर में हो, अमूमन मतलब 98% कुंडलीज पे रिसर्च है कि ऐसे इंसान के जो पिता होते हैं सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। लगा के देख ले जनता, और जितने भी आपके पास कमेंट आएंगे वो कहेंगे कि ये चीज़ें लग रही हैं। वाह यार सर, मज़ा आ गया आज के एपिसोड तो में। ऐसे बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ लगभग 43,000 प्लस कॉम्बिनेशन है मेरे पास, अरे भाई साहब, अच्छे भी और बुरे भी। जैसे शुक्र या बुध किसी का सेकंड हाउस में हो, ऐसे घर में से उसकी बहन ने या कज़न बहन भाग कर शादी करती है। क्या बात करते हो? लगा के देख ले, कमेंट आएंगे भाई, चेक करना यार अपनी अपनी कमेंट आएंगे। और ये कमेंट आएंगे, यस बुध राहु इकट्ठा होना चाहिए सेकंड हाउस में। गुरु और केतु किसी का 4th हाउस में हो, ऐसे इंसान को कड़ी चावल खाना बहुत पसंद होता है। कौन सा सर, कौन सा हाउस? 4th हाउस में गुरु और केतु। मेरे को लगता है मेरा ही होगा, हाँ? कड़ी चावल बहुत। ठीक है, कड़ी चावल खाना बहुत पसंद। सर राहु केतु मिल जाए तो ऐसा? राहु केतु कभी मिल नहीं सकते, वैसे आमने सामने होते हैं। कहते हैं राहु और केतु अगर किसी तरह से मिल जाए तो शुक्र उच्च का फल देते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि गाल जो है हमारे ये शुक्र है और इस पे दाढ़ी शनि है। कहते हैं शुक्र और शनि लैला मजनू, केतु उच्च का रूप भी लेते हैं। तो जैसे आपने दाढ़ी रखी है या आपने दाढ़ी रखी है, इसको हमेशा सजा के रखो, बेटा बहुत बढ़िया होगा, कर्जा कभी नहीं होगा। और कोई दाढ़ी ना रखे, जैसे आप गुरु लगन वाला, गुरु लगन वाला दाढ़ी रख ले, कहते मान सम्मान तो बहुत बढ़ेगा, ज्ञान तो बहुत बढ़ेगा, पर बीवी साथ ना करे। अच्छा जी। और अगर आप और मेरे जैसे जो दाढ़ी नहीं रखते उनका तो क्या है? कहीं मेरा गुरु लगन में है, मैं इसलिए नहीं रखता। अच्छा, ठीक है, मेरा गुरु लगन में, मैंने अभी बोला कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे गुरु लगन वाला, उसके पास डिग्री कोई ना कोई ज़रूर होती है, पर ऐसे इंसान की डिग्रियां गुम बहुत होती है, वो संभाल के ही नहीं रखता। आपकी गुम हुई है? बड़े ऑफिस है। तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे अकेले पे नहीं हुई, मैं हज़ारों पे रिसर्च करता हूँ। कोई भी बात मैंने बोली है ना, वो लगभग 1000, 2000, 5000 कुंडली पे रिसर्च करने के बाद, सेम ग्रहों को देखने के बाद, अगर वो 90-95% से ऊपर वो चीज़ लग रही है तो उसको हम मार्केट में एक सूत्र के रूप में देते हैं। तो ये एक रिसर्च है। सर ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन है कि ऐसे चाचा के या बुआ के या मामा की साइड के जो रिश्तेदार होते हैं ये ज़मीन ज़रूर खाएंगे? बिल्कुल है। वो कौन सा कॉम्बिनेशन? देखो, मंगल 8वें घर में अगर किसी तरह से खराब हो रहा है तो ताऊ जमीन खाता है। अच्छा, ठीक है, शनि
11वें घर में ख़राब हो रहा है, चाचा से रिलेशन बिगड़ते हैं और चाचा आपका हिस्सा ज़रूर खाता है, ठीक है। तो जहाँ पर शनि है वहाँ पर वो चीज़ खराब हो रही है। तो और कहते हैं ना, शनि 11 वाले जितना तू कुक्कड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अच्छा, लाइनें लिखी हुई हैं और जिस टोन में मैं बोलता हूँ, क्योंकि एकदम इतनी लाइनें याद नहीं रहती और कैमरे के सामने तो आपको पता है आधी चीज़ें वैसे इंसान भूल जाता है, पर जब मैं ये लाइनों को बोलने लगता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पे जाते हैं तो मेरी वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ाते हुए, तो मैं बिना देखे बिना सोचे समझे बहुत सारी लाइनें बोल रहा होता हूँ। क्यों? वहाँ कैमरे का डर नहीं है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक देख रही है तो और आधी चीज़ें वैसे भूल जाते हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ 43,000 प्लस लाइनें लिखना शायराना अंदाज में हर ग्रह के ऊपर। पर सर ऐसा नहीं, आपने बड़ा सही पढ़ाया जनता को, जो आपने स्टार्टिंग में चीज़ें बताई। मैं पढ़ाता भी हूँ। क्या है सर क्लासेस के बारे में थोड़ा बताओ आपकी। देखो, मैं जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, लाल किताब को एक विद्या बनाना चाहते हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जितने लोग भी पॉडकास्ट भी देख रहे हैं तो वो ऐसे नहीं देख रहे। लाल किताब उनको चाहती है कि वो लाल किताब का पॉडकास्ट देखें। अच्छा, ठीक है। और जो लोग मेरे वेबिनार में भी आते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि लाल किताब ऐसी है कि वो अपना पर्सन खुद चुनती है। कोई सीखने आता है तो मेरे पास लाल किताब सीख भी सकता है, और मेरे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज दोनों कोर्सेज हैं, तो वो हर कोई सीख सकता है। हर कोई सीख सकता है। सीखने में कोई, देखो पढ़ाई करने में कोई बुराई तो नहीं है। सही बात। कोई अपने लिए सीखना चाहेगा, कोई प्रोफेशनल होके सीखना चाहेगा, सीखना ज़रूरी है। और आज के टाइम मुझे ऐसा लगता है इंसान को इतना समझदार होना चाहिए कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है तो उसके पास नॉलेज हो कि वो लुट के ना आए, ठग के ना आए। और बिल्कुल सर, तो हम जनता के लिए थोड़ा इजी कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक ही डाल देंगे ताकि वो डायरेक्टली वो जाकर चेकआउट कर पाएँ जितने भी अपने कोर्सेज़ हैं। अगर उनका इंटरेस्ट बनता है तो वो ले भी पाएँ वो कोर्सेज़। और मज़ा आ गया सर, इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि हेमंत जी आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकते हैं तो इनसे कांटेक्ट करने की, इनसे जुड़ने की सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। जय श्री राम। जय श्री श्याम।